अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो चैप्टर रिवाइज़ करना है क्योंकि आपने देना है अब इसका टेस्ट मुझे, और उससे पहले मैं जो है वो पूरा चैप्टर आपको एक बार रिवाइज़ करा रही हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर जिसकी हमने रिवीजन करनी है दैट इज़ होम्योस्टैसिस। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए होम्योस्टैसिस की कि उस ये वो प्रोसेस है जिसमें इंटरनल इन्वायरमेंट जो है इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लक्चुएशन हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ द इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और उसको हम होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं। दैन उसमें फिर आप डिफरेंट टर्म्स देखते हैं, और ये जो टर्म्स हैं उसमें अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन में आ जाता है। अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो एक्सक्रीशन में आ जाता है, और अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो दैट इज़ इन द थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है जो नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है फॉर रेगुलेशन ऑफ द होम्योस्टैटिक प्रोसेस। तो उसमें जो है वो हमें 3 उसके मेन कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। एक है रिसेप्टर्स, फिर कंट्रोल सेंटर जो ब्रेन होता है, और अफेक्टर्स जो हैं वो ग्लैंड्स मसल्स कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म जो ज़्यादा इसमें हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का मतलब ये होता है कि जो है बॉडी में चेंज आया है उसके रिवर्स में बॉडी अफेक्ट करती है ताकि जो चेंज आया है उसको दोबारा से नॉर्मलाइज किया जा सके। अब इसमें जो फर्स्ट हमने चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन, कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरह से बॉडी में होती है। और उसमें फिर आपने 3 टर्म्स पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी सेल को अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट देखते हैं या स्टडी करते हैं तो उसमें हम 3 टर्म्स यूज़ करते हैं कि आइदर दैट सेल इज़ द हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब ये सिंगल टर्म्स नहीं है, ये विद रेफरेंस टू एनवायरनमेंट यूज़ होती हैं। अगर किसी सेल के अंदर वाटर कॉन्टेंट जो हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट दैन दैट इज़ नॉन एज द हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसो मीन सेम होता है कि सेल के अंदर की इन्वायरमेंट और उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोथ आर सेम, सो द टर्म विल बी आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक कंडीशंस वो होती हैं कि जिसमें सेल के अंदर वाटर कॉन्टेंट्स जो हैं वो हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट। बाहर सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, एंड एज अ रिज़ल्ट हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है एक्सटर्नल वो हाइपरटोनिक हो गया। उसके बाद हमने जो फर्स्ट देखी थी ऑस्मो रेगुलेशन दैट वाज इन द प्लांट्स, और उसमें हमने कैटेगराइज किया था प्लांट्स को इनटू द 3 मेन ग्रुप्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। और इसमें मैंने आपसे कहा था कि एक टेबल बना के उसमें देखें कि इन तीनों को अगर हम देखें तो इनमें टाइप्स ऑफ लीव्स कैसे हैं, सरफेस एरिया ऑफ लीफ कैसा है, किस एनवायरनमेंट में होते हैं। जैसे हाइड्रोफाइट जो हैं वो वाटर प्लांट्स हैं जिनको पेलेंटी ऑफ वाटर मिली हुई होती है, और उनके पास स्टोमेटा जो हैं वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। दैन जो मीजोफाइट्स हैं उनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, स्टोमेटा मोस्टली ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ होते हैं, और यहाँ पर जो है वो लॉस ऑफ वाटर जो है उसके लिए स्टोमेटा अपना रोल प्ले करते हैं। जो जीरोफाइट है वो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस के अंदर होते हैं कि जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत कम होती है। सो इनके अंदर संकन स्टोमेटा होते हैं जो सरफेस पे नहीं होंगे, डीप इन सरफेस होंगे, और ये जो है डिप्रेशंस के अंदर होंगे, जैसे कैक्टस की एग्जांपल आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन द ऑस्मो रेगुलेशन इन द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो है वो हम 2 टर्म्स देखी थी, एक थी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरी थी ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में वो एनिमल्स आ जाते हैं कि जो अपनी बॉडी एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में वो एनिमल्स थे कि जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो थे ऑस्मो रेगुलेटर्स थे। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो उनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म सेट होता है कि जो उसमें आने वाली चेंजेस के को अकॉर्डिंगली सेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके अंदर फिर हमने देखी थी ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर कैसे होती हैं। मैरीन एनवायरनमेंट्स में मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी। उसमें जो हैं हैक फिशेस जो होती हैं वो आइसोटोनिक हो जाती हैं सी वाटर के साथ। जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं, और उनकी किडनी जो होती हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं और एक्सेस सॉल्ट जो होता है उसको बाहर निकाल देती हैं। और एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं उनको रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं जिनके थ्रू ये मैकेनिज़्म होता है। अच्छा, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म जो है इसमें काम करता है ताकि रिबैलेंस जो है उसको बरकरार रखा जा सके। दैन उसके बाद जो थी
वो बोनीफिशेस थी। बोनीफिशेस जो होती हैं उनके अंदर ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द यूरिया। और उसके बाद जो बोनीफिशेस हैं वो हम कहते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स की, लेकिन बाद में वो जो है वो मैरीन हो गई थी। और उसके बाद जो है वो हमें और जो एक कंडीशन नज़र आती है फ्रेश वाटर की, उस वो ये होती है कि फ्रेश वाटर के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं उनकी वजह उनमें वो हमें नज़र आते हैं फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में, अमीबास में, पैरामीशियम में, जो एक्सेस वाटर जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा जी, दैन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं जो आपको ज़मीन पे नज़र आते हैं उनके अंदर एक तो ये होता है कि ऐसे एनिमल्स जो होते हैं दे आर वेल एडॉप्टेड फॉर दिस, जो उनकी इन्वायरमेंट है, ठीक है। दैन उसके बाद उनकी बॉडी जो होती है वो कवर होती है बाय द बॉडी सरफेस से, और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर जो है वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो है ऐसे वो इंसेक्ट्स को बचा लेता है, और मल्टी लेयर्ड स्किन जो होती है वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में नज़र आती है। अच्छा, दैन उसके बाद एक टर्म और थी एनहाइड्रोबायोसिस, यानी वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं उसको हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। दैन उसके बाद एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन से मुराद हमारी ये है कि एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर किस तरह जाता है। प्लांट्स के अंदर हमें एज सच कोई एक्सक्रीशन का फिनोमेना नज़र नहीं आता। जो लीव्स हैं उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ एक्सक्रीटोफोर के। ये कंसीडर किया जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स का वो उनके लीव्स के अंदर इकट्ठा होता रहता है, और ये लीव्स जो हैं जब ऑटम में फॉल कर जाती हैं तो इट मीन्स दैट प्लांट गेट रिड ऑफ दैट केमिकल्स। और उसके बाद जो एक टर्म थी इबोनी। अब ये था कि कुछ जो ट्रीज़ हैं उनके बारे में ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अपना जो केमिकल्स हैं उनको अपनी ब्रांचेस में और ट्रंक्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं, स्पेशली ओल्ड जाइलम के अंदर जो यूज़ नहीं होती फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मटीरियल। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं कि इबोनी है विच प्रोड्यूस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। अच्छा, देन उसके बाद आपने स्टार्ट किया था हमने डिस्कशन करना अबाउट द एक्सक्रीशन इन द एनिमल्स, और जो एनिमल्स के अंदर प्रोसेस है कि जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और उसमें से अमाइनो ग्रुप अलग हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डीअमाइनेशन। और क्या क्या चीज़ें एज वेस्ट आ सकती हैं, उसमें अमोनिया था। एज यू कैन सी के प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड जो है उनकी ब्रेकडाउन से हमारे पास नाइट्रोजन डीअमाइनेशन हो गई तो अमोनिया बनता है, देन यूरिया बनता है और यूरिक एसिड बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट कि जिसके अंदर ये एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो बन रहा होता है। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया को अपने बॉडी से बाहर वॉश आउट करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हमें फिशेस में नज़र आता है। यूरिया को मॉडरेट अमाउंट चाहिए होती है, इसलिए हमें मैमल्स में नज़र आता है और एम्फीबियंस में नज़र आता है, और या कुछ बोनीफिशेस में नज़र आता है। लेकिन जो यूरिक एसिड है ये बहुत कम अमाउंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और इसीलिए हमें बर्ड्स में और इंसेक्ट्स में और इसी तरह रेप्टाइल्स में और लैंड स्नेल्स में नज़र आता है। दैन इसके बाद अगर हम यूरिया साइकिल को देखें तो यूरिया साइकिल में सिट्रुलिन जो है उसके साथ जो अमोनिया बना है वो और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं, और उसके बाद सेकंड अमोनिया ऐड होता है, आर्जिनोसक्सिनेट बनता है जो आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, एंजाइम इज आर्जिनेज, और इसको कन्वर्ट कर देगा टू द यूरिया एंड फिर ऑर्निथीन प्रोड्यूस होगा एंड देन साइकिल इज़ रिपीटेड अगेन। देन हमने इसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्लासिफिकेशन की थी एनिमल्स की कि अगर वो अमोनिया सेक्रीट करते हैं तो अमोनोटैलिक कहलाएंगे, यूरिया करते हैं तो यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड करते हैं तो यूराइकोटैलिक कहलाते हैं। देन उसके बाद अगर हम एक्सक्रीशन देखें तो हाइड्रा के अंदर, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सो हाइड्रा के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमें नज़र नहीं आते, सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है। प्लेनेरिया के अंदर हम देखें तो प्लेनेरिया की जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत फाइन सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम, और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर्स, और ये एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। स्पेसिफिक एक जो स्ट्रक्चर में नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, ठीक है। अर्थवॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो अर्थवॉर्म के अंदर जो है वो जो सिस्टम हमें नज़र आएगा दैट इज़ कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया जो है वो सिस्टम ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, और इसमें आप अगर देखें तो ये पूरा एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रहा होता है, जिसमें हर एक सेप्टम जो है या एक जो चैम्बर है उसके अंदर पूरा एक सेट ऑफ नेफ्रीडिया जो है वो
प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगर एक्सक्रीशन इन कॉकरोच को डिस्कस करने, तो एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में हमें ये है कि ये वो ग्रुप है एनिमल किंगडम का कि जिसमें जो दोनों प्रोसेस हैं एक्सक्रीशन का भी और एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट वो एक ही पाथवे में हो रहा है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है दैट इज़ इन नॉन एज द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और इसके अंदर जो है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो जो उसकी गट है या साइनस है वहाँ से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट उसके अंदर एक्सक्रीट होता रहता है। देन उसके बाद जो है वो रेक्टम में आके स्टोरेज हो जाती है एंड देन पास आउट हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें एक्सक्रीशन इन द वर्टेब्रेट्स, तो वहाँ पर हमें ह्यूमन सिस्टम नज़र आता है। ह्यूमन सिस्टम के अंदर हमने जो चीज़ें देखनी है उसमें सबसे पहले आ जाता है लिवर। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जा सकता है इसको बॉडी का, और इसके अंदर जो है वो हमने फिर इसके फंक्शंस देखे थे कि लिवर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो हमें देख लिया यूरिया साइकिल, फिर कुछ चीज़ों की सिंथेसिस हो रही होती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस वेस्ट की सिंथेसिस होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की होती है, बाइल की होती है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन्स की होती है, कुछ चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल आयरन एंड ग्लाइकोजन। कुछ चीज़ों की कन्वर्जन होती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जैसे एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी या ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। देन रिसाइकलिंग हो रही होती है, जैसे कंटेंट्स जो होते हैं ओल्ड रेड ब्लड सेल्स के वो हीमोग्लोबिन से ब्रेकअप हो रहे होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, टॉक्सिक मटेरियल जो होता है वो बॉडी से बाहर जा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी यूराइनरी सिस्टम, और यूराइनरी सिस्टम जो है उसमें मेन जो चीज़ें हमने देखी थी वो हमें यही देखा था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 किडनीज प्रेजेंट हैं। किडनीज़ के ऊपर जो है वो एक येलो कलर की कैप हमें नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड एज द एड्रिनल ग्लैंड। फिर दोनों किडनीज़ में से जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि उसमें से रीनल पेल्विस बाहर आ रही है। देन उसके बाद ये जो है ये बैग में आके ओपन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूराइनरी ब्लैडर, और यूराइनरी ब्लैडर जो है उसकी ओपनिंग जो है आउटसाइड दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। उसके बाद हमने देखा था कि जो बेसिक यूनिट होता है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का दैट इज़ कॉल्ड एज द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में फिर हमने एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया था देन वी कम टू नो कि इसमें 2 मेन पार्ट्स नज़र आते हैं। आउटर जो होता है वो लाइट इन कलर होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर जो होगा वो मेड्यूला कहलाएगा। फिर इसमें जो येलोश पार्ट हमें सेंटर में नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड एज रीनल हाइलस, और यहाँ पर एक आर्टरी और एक वेन जो है वो भी सप्लाई हुई भी होती है जो ब्लड को कैरी करती है यहाँ से। देन रीनल पेल्विस है, और रीनल पेल्विस से जो ट्यूब आपको नीचे नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड एज द यूरेटर। देन उसके बाद जो है जो प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का उसमें जो स्टेप्स आ जाते हैं दैट इज़ फिल्ट्रेशन एंड देन रीएब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रेशन। उसके बाद हमने एक और मैकेनिज्म देखा था, ये था हमारे पास स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, जिसमें हमने कहा था कि ग्लोमेरुलस होगा और देन लुमेंस कैप्सूल है, उसके बाद प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल है एंड उसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल है फ्रॉम द रीनल आर्टरी एंड देन एफरेंट आर्टीरियोल है एंड देन उसमें जो है वो वैसा रेक्टर नज़र आती है हमें नीचे की तरफ, जिसके ऊपर जो है वो पूरा हमें नज़र आता है कि नेटवर्क है। एंड जो प्रोसेस हमें यहाँ पर नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर, कि जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब में आता है तो इसमें से वाटर बाहर निकलता है और सोडियम अंदर आता है, और जब असेंडिंग में जाएगा तो सोडियम बाहर आएगा, वाटर को ये रिटेन कर लेगा। तो क्योंकि दोनों चीज़ें सोडियम और वाटर एक दूसरे के ऑपोजिट एब्जॉर्ब हो रही हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म। फिर उसमें हार्मोन्स हैं, तो 2 हार्मोन रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन, एक है एल्डोस्टेरोन और दूसरा है ADH जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं। फिर अगर हम देखें किडनी को एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं इसके फंक्शंस के अंदर, जिसमें मेन प्रॉब्लम है किडनी स्टोन्स का हो जाना। किडनी स्टोन्स के होने की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, इसमें 2 रीजन जो डिस्कस हुई हैं हमारे सिलेबस में दैट इज़ हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सिलेरिया, कि कैल्शियम का हाई हो जाना या ऑक्सिलेट्स के सॉल्ट्स का हाई हो जाना, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो यही होती है कि लिथोट्रिप्सी करा ली जाए या स्टोन ब्रेकिंग ट्रीटमेंट, आप उसको सिंपल टर्म्स भी कह सकते हैं कि अगर हम सर्जरी पे नहीं जाना चाह रहे तो पहले उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है एंड देन उसके बाद उसके ऊपर रेडिएशंस के थ्रू उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अगर रीनल फेलियर हो जाए, गुर्दे फेल हो जाए, वो उनका फंक्शन ही ना हो सके तो फिर जो कंडीशन आती है वो आती है डायलिसिस की, जिसमें एक डायलाइजर यूज़ किया जाता है। डायलिसिस के भी 2 मेथड हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो इतना ज़्यादा आप कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है,
वो ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट है एज़ कम्पेयर टू द हीमोडायलिसिस। लेकिन हीमोडायलिसिस जो है उसमें भी जो पेशेंट है वो एक तरह से उसको हर हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद इस ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है और